This is the last part of the third unit from the Law and Media 4 semester BA LLB, जहाँ पे हमें दो एक्ट के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट इज एडवर्टिजमेंट एक्ट ऑफ 1954 एंड आगे हम दूसरा वाला डिस्कस करेंगे. तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये वाला एक्ट आया था 1954 में. इसका साइटेशन होगा एक्ट नंबर 21 ऑफ 1954 और जो उसका कमिसमेंट डेट वो एक साल के बाद पड़ा 1 अप्रैल 1955. इसको पार्लियामेंट से पास कराया गया था तो पार्लियामेंट ने इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया. कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. सॉरी, यहाँ पे अरेस्ट दो बार लिखा है पर इट्स अरेस्ट विदाउट वारंट है. इसको कहते हैं हम द ड्रग एंड द मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954. बेसिकली ये वाला जो एक्ट है इसमें मेडिसिन्स जो कि मिसलीडिंग है, जो कि फॉल्स क्लेम रखती है और लोगों को गुमराह करती है, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इसका गठन किया गया. बेसिकली जो भी फार्मेसी रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट में आती हैं वो ये एक्ट रेगुलेट करता है. ये लोगों की सेफ्टी इंश्योर करता है और पब्लिक के अंदर डर का माहौल ना बने इस बात का भी ध्यान रखता है. इसका पर्पस है टू प्रिवेंट करना मिसलीडिंग को, एग्जैजरेट क्लेम्स को, किसी भी ड्रग्स के ऐड को प्रोहिबिट करता है, किसी भी रेमेडीज़ या ऐसे क्लेम्स को कि वो इस चीज़ को ठीक कर सकता है विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंसेस या कोई भी ऐसे लेबोरेटरी फैक्ट्स. ये हर बात को खारिज करता है, भले ही फिर वो किसी भी चीज़ में लिखी हो. होम्योपैथी में सिद्धास, आयुर्वेदा, हकीम, वैद, इनके जो प्रोसीजर है उनको मना करता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट को कहीं तक कम करता है. उनके द्वारा जो ड्रग्स देते हैं, मोर स्पेसिफिकली जो उनके मेडिसिन्स दी जाती हैं उससे रिलेटेड है. यहाँ ड्रग्स से मतलब कोकीन वगैरह का नहीं है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से भी होता है. मैजिक रेमेडी जो डेफिनेशन है किस एक्सटेंट तक जाती है ये बात करते हैं. मैजिक रेमेडी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ ऐसी एग्जैजरेट करके बता दी गई कि आपने अगर ये खा लिया उस वैद का, आपने अगर ये खा लिया इस हकीम का, तो आप ना बस हो जाएगा, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे सीधा. वो कोई भी अगर आपको एमुलेट यानी कि तावीज़ वगैरह, कोई भी भस्म विभूति वगैरह देते हैं, मंत्र उच्चारण करने के लिए देते हैं, तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों को कहा गया है मैजिक रेमेडीज़. इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर ये भी कहा जाता है कि जो फॉल्स इंप्रेशन किए जाते हैं कि आप ये खाएंगे, तो जो आप फॉल्स क्लेम है उसको सपोर्ट करते हैं, ये कंडेम्ड किया जाता है इस एक्ट के अंदर. अगर कोई ड्रग्स कहा जाता है कि इससे आपका मिसकैरेज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा अनबॉर्न बेबी का, ऐसे क्लेम्स को भी प्रोहिबिट करता है ये वाला एक्ट. यानी किसी भी ड्रग्स को फालतू में लोगों के बीच में सनसनी या फिर मिसलीड करने के लिए एडवर्टाइज में नहीं लाया जा सकता, इस यूज़ में नहीं लाया जा सकता. अगर उसको लाया जाएगा तो क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं. सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो बात करता है ये किसी भी मिसकैरेज जैसे कि आईपीएल वगैरह के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो सकता. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं औरतों को, जस्ट लाइक पीसीओडी या पीसीओएस, वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे क्लेम्स नहीं रख सकता. बिकॉज ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हुआ करती है. वो कुछ एक्सटेंट तक उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं पर वो उसका 100% क्लेम नहीं ले सकते, उसका 100% ठप्पा मार के नहीं दे सकते. इसीलिए उसका एडवर्टिजमेंट भी नहीं किया जा सकता. किसी भी मैजिक रेमेडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी सर्कुलेट की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए. पेनल्टी की बात करते हैं कि अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं, मैजिक रेमेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको उसके अंदर 6 मंथ की जेल हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, और या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं. पर आप ये काम बार बार कर रहे हैं तो आपको 1 साल की जेल या फ़ाइन हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं. अब बात करते हैं अगर ये चीज़ किसी कंपनी के द्वारा की जाती है तो किसका गला पकड़ेगी सरकार. तो जो बंदा उस टाइम पे इंचार्ज होता है कंपनी के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का, बिज़नेस संभाल रहा होता है, उनकी जो बिज़नेस में एडवर्टाइजमेंट सेक्टर होता है उसको संभाल रहा होता है, वो चार्ज होता है. पर वो भी एक स्केप ले सकता है, वो भी इस कैपेसिटी से बाहर निकल सकता है अगर वो कह देता है कि जो ये काम हुआ है या जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है ये उसकी कंसेंट से बाहर हुआ है, उसकी नॉलेज से
बाहर हुआ है और वो उसको प्रूव कर सकता है। तो ऐसे ही एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं हम, जो कि पतंजलि का फेमस केस है, जहाँ पे पतंजलि का एक ड्रग था जिसे उन्होंने बिना लेबोरेटरी यूज़ के क्लेम किया एडवर्टीज़मेंट के साथ कि ये आपकी बीमारियों का समाधान देगा और आपको और दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। पर इस चीज़ को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उनके पास एविडेंसेस नहीं रहे, जिसकी वजह से पतंजलि के ऊपर काफ़ी हैवी फ़ाइन लगाया गया और कहा गया कि अगर अगली बार से कंपनी ने ऐसा कुछ भी क्लेम किया विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंसेस या फिर किसी भी तरीके से मिसलीड करने की कोशिश करी गई पब्लिक को, तो इससे भी ज़्यादा हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी कंपनी के ऊपर। एंड दिस केस वॉज नोन एज पतंजलि केस, जो कि रिट पिटिशन में डाला गया था। इसका सिविल नंबर 645 है 2022। साथ में एड प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का जो मिसकैरेज के बारे में हो, सेक्सुअल प्रेजर के बारे में हो, PCOD या PCOS के बारे में हो, या फिर कोई भी मिसलीडिंग फॉल्स क्लेम्स करता हो, उन सब के खिलाफ है। अगला एक्ट जो हमारा है वो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट। ये बेसिकली वुमेंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एड के ज़रिए, पब्लिकेशन के ज़रिए राइटिंग, पेंटिंग या फिगर्स बना करके अगर किसी भी औरत को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको कंडेम्ड करता है, उसको प्रोहिबिट करता है ये इंडिया में। इसको लाया गया था 1986 में, पर इसका इन्फोर्समेंट है 1987 में, यानी कि 1 साल के बाद में। सेक्शन 3 इसका बात करता है कि यह प्रोहिबिट करता है किसी भी एक्ट को जिसके अंदर वुमेन को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हो किसी भी फॉर्म में। सेक्शन 4 बोलता है कि अ पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, किसी भी तरीके से सेल करता है, हायर करता है, सर्कुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या सेंड करता है पोस्ट के द्वारा बुक्स, पैम्फलेट, पेपर, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, यानी कि किस ही भी तरीके से अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है सेलिंग, हायरिंग या सर्कुलेटिंग में, किसी भी पॉइंट ऑफ चेन में अगर वो घुस जाता है एक बार इनडिसेंट तरीके से, जहाँ पे वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब इसमें फंसेंगे। पेनल्टी क्या होगी अगर आप सेक्शन 3 और 4 को ओबे नहीं करते हैं? सबसे पहला तो आपको 2 साल की जेल की जाएगी और 2000 का फ़ाइन लगाया जाएगा, या दोनों चीज़ें करी जाएंगी। पर अगर आप ये बार बार कमिट करते रहेंगे, आप सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करते रहेंगे, तो आपका मिनिमम 6 साल तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, 6 से 5 साल की जेल जाएंगे ही जाएंगे। फ़ाइन होगा आपका 1000 रुपये से 1 लाख तक का, वेरी करेगा जजमेंट्स के ऊपर या आपकी डिग्री के ऊपर। सेक्शन 8 बात करता है कॉग्निजेबल होने की, यानी कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है वुमेंस का, तो और ये अवेलेबल होता है नेचर के अंदर। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पावर देती है अथॉरिटीज़ को, ऑफिसर्स को, ताकि ये इन सारी चीज़ों के मामले में सीज़ कर सकें मटेरियल्स को जो कि इन्वॉल्व हुए थे इनडिसेंटली रिप्रेजेंटेशन करने में, या फिर और भी कुछ चीज़ें, मटेरियल्स वगैरह को जो कि अथॉरिटी देखभाल सकती है फॉर फर्दर प्रोसेस। इस एक्ट के अलावा सेक्शन 296, 293, 294 IPC के जो हैं वो भी पब्लिकेशन में जो इनडिसेंट तरीके से वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी क्रिमिनलाइज करता है। IPC में बोला गया है कोई भी बुक्स में, सिंगिंग में, ऑब्सीन सॉन्ग्स में, पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है कि जो ऑब्सीन होता है वो क्रिमिनलाइज्ड है। मतलब कि कोई भी चीज़ें जो भी एक इनडिसेंट तरीके से सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रही हैं उन सबको क्रिमिनलाइज किया हुआ है, उन सब के लिए पनिशमेंट्स है। साथ ही साथ में जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसने एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी थी, उसने
इसका जो डेफिनेशन है, जो दायरा है वुमेन इन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन का, उसको वाइडन अप करने की कोशिश करी थी, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे है, पर उसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक ऑडियो विजुअल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियोस, क्लिपिंग्स वगैरह, जो कि आज के ज़माने में मोर रेलेवेंट है। आजकल क्लिपिंग्स वायरल्स होती है, एमएमएस वायरल्स होते हैं, इन सब को रेगुलेट करना भी ज़रूरी है, इनको भी इन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन में लाना ज़रूरी है, जिसे पार्लियामेंट में पास करवाना चाहिए था 2012 में, पर ये पास नहीं हो पाया और एक्ट नहीं बन पाया। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं हद तक आ चुका है। डेफिनेशन के अंदर कैसे आया है? वो आया है बाय द एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एक्सप्रेशन है, जो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूजन किया गया है कुछ हद तक। बाकी एक जर्नल इन्फॉर्मेशन में और शेयर करना चाहूँगा एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड। इंडिया के अंदर एडवर्टीज़मेंट को रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल बनाया हुआ है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1985 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। ये वेरियस सेक्टर्स को ज्वाइन करती है, लाइक एडवर्टाइजर्स को, मीडिया हाउसेस को, एड एजेंसीज़ को, मार्केटिंग एंड रिसर्च कंपनीज़ को, ऑल टुगेदर। और ये काफ़ी कमिटेड है अपने काम के लिए, जहाँ पे ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है ये हमारी काउंसिल। सो दिस वाज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 3 एंड जय हिंद।